गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेसिक मैथ इसका हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2। अब तक हमने सेट की डेफिनेशन की थी। सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 टाइप की फॉर्म थी, वो किए थे, और सेट के टाइप किए थे। ठीक है, अब है हमारे पास एनालिटिक ऑफ 2 सेट। एनालिटिक ऑफ सेट्स, 2 सेट्स को हम एनालिसिस करेंगे कि उन सेट के बीच में क्या रिलेशन है, किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वल ऑफ सेट, इक्विवेलिटी या इक्वल सेट्स। पहला जो डिस्कशन होगा वो इक्वल सेट का होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो टाइप होगा वो होगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, दोनों में कुछ कनेक्शन भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है। 2 सेट इक्वल कब होंगे, यानी कि सेट ए वो बी के इक्वल कब होगा, कब? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड every element of B is an element of A। ठीक है, ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है, बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट है। मतलब ए वाले एलिमेंट बी में जा रहे हैं और बी वाले एलिमेंट कहाँ पे जा रहे हैं, ए में। हर एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में शामिल हों, बी के सारे एलिमेंट ए में हों, तो वो सेट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट होता है, 2 सेट इक्वल कब होंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब इसको बोलते हैं कार्डिनल ऑफ ए सेट, कार्डिनल ऑफ ए सेट ए। ठीक है, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल। यानी कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं, बी में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो उनकी संख्या बराबर है तो वो सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसको बोलते हैं, कार्डिनल को बोलते हैं एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और बी वाला क्या हो जाएगा, एन बी। एन ए इज इक्वल टू एन बी होता है, देन दिस सेट आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब एवरी सेट, कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि हमारे पास इक्वल सेट वो इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स जो है इसके अंदर ट्रू नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मान लो एक सेट है, एक एलिमेंट हो गए 1 2 3, बी सेट है, उसमें एलिमेंट हैं 2 3 5। क्या ए और बी इक्वल है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सेट ए और बी इक्वल है? इक्वलिटी की कंडीशन क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में जाने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में जाने चाहिए। ए का एलिमेंट देखो 2 जा रहा है बी में, 3 जा रहा है, लेकिन 1 जो है वो बी में बिलोंग नहीं करता। 1 एलिमेंट जो है वो बी में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये सेट इक्वल सेट नहीं है। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं कहूँ आपसे कि एन ऑफ ए कितना है, ए के अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। और एन ऑफ बी कितना है हमारे पास, ये भी 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास ये सेट इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेट विच आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। तो ये इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास, 2 सेट इक्वल कब होते हैं, उनका एग्जांपल है हमारे पास। 2 सेट इक्वल कब होते हैं, जब हमारे पास ए सेट है और एक बी सेट है। ए के सारे एलिमेंट
एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं और बी के सारे एलिमेंट किसके हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे। तो हम वहाँ पे ए बराबर सेट को क्या कर देंगे, इक्वल, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में चले जाएं और बी के सारे एलिमेंट ए में चले जाएं, तब जाके वो सेट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है हमारे पास कार्डिनल ऑफ ए सेट, कार्डिनल या कार्डिनल ऑफ सेट, मतलब अगर ए सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 4 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट कितने आ गए, 3। एन ऑफ ए बराबर कितना आ गया हमारे पास से 3 आ चुका है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट यानी कि दो सेट जहाँ पे उनके एलिमेंट की संख्या अगर सेम आ जाती है, एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी आ जाता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप के सेट थे, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट बी में जाना चाहिए, बी का हर एलिमेंट ए में जाना चाहिए। इक्विवेलेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट इज नीड नॉट बी इक्वल सेट्स। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है इक्वल सेट के ऊपर, 3 एग्जांपल दे रखे हैं। पहला है ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, हमें बताना है कि क्या इसमें ए और बी इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, देखिएगा जरूर। ए सेट हमारे पास जो लिख रखा है वो आपको पता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है। अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो नेचुरल नंबर है स्टार्ट कहाँ से, 2 से लेके 6 तक, मतलब 2 3 4 5 6। और बी हमारे पास क्या है, 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हो गया, ए का हर एलिमेंट बी में है। देखो 2 बी में है, 3 बी में है, 4 बी में है, 5 बी में है, 6 बी में है। उसी प्रकार बी का हर एलिमेंट ए में है, 2 बी में है, 3 बी में है, 4 बी में है, 5 बी में है, 6 बी में है। यानी कि ए का हर एलिमेंट बी में है, बी का हर एलिमेंट ए में है, तो ए और बी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। पहली बात, पहला केस, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वल सेट हो चुके हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें सेकेंड पार्ट इसका, ए में एलिमेंट दे रखे हैं इसने -3 -2 -1, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में है। बी जो सेट है इसको हम अभी, ये कौन से फॉर्म में दे रखा है हमें, जो बी जो सेट दे रखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसको लिखेंगे अब रोस्टर फॉर्म में। जेड का मतलब इंटीजर है और जिन नंबर का स्क्वायर 10 से कम आ रहा है, इंटीजर में हमारे पास प्लस के नंबर भी आते हैं और माइनस के भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर सोचो जहाँ पे जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो उसका आंसर 10 से कम आ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। मतलब वो नंबर 1 2 3 तक आएंगे, लेकिन प्लस के भी आएंगे और माइनस के भी। मतलब -3 -2 -1 0 भी आता है, 0 1 2 3। ऐसे इंटीजर छाटने हैं जिनका स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू 10 से कम आ रही है। -3 का स्क्वायर प्लस का 9, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये सारी वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 से कम आ रही हैं। तो अब कंपेयर कर लो, ए का हर एलिमेंट बी में है, बी का हर एलिमेंट ए में है, तो ये सेट आपस में क्या हो जाएंगे, दिस आर इक्वल सेट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हमारे पास एग्जांपल किसका है, इक्वल सेट का है। चलिए जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल। तो एक्स सेट को मैं लिखना चाहूँ तो स्कूल वर्ड में S C H O एक बार आ जाएगा और L। ठीक है, कोई वर्ड बार बार उसको रिपीट हो रहा है उसको हम एक बार लिखते हैं सेट के अंदर। Y हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। S C H O L A R। तो क्या x और y जो सेट हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, ये हमें चेकआउट करना है। देखो x के एलिमेंट हैं 5, इसमें 7, इक्वल तो आने से रहे, फिर भी चेक कर लेते हैं। s x में भी है, y में भी है, c भी है इसके अंदर, h भी है इसके अंदर, o भी है इसके अंदर और l भी है। मतलब x के सारे एलिमेंट y के अंदर है। लेकिन
क्या y के सारे एलिमेंट x के अंदर हैं? ये 5 तो हैं, लेकिन a जो है वो y में तो बिलोंग करता है, लेकिन a जो है वो x में बिलोंग नहीं करता। r जो है y में बिलोंग करता है, लेकिन r जो है वो x में बिलोंग नहीं करता। तो हमें 2 ऐसे एलिमेंट मिल गए जो इसके अंदर बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब जो सेट x है वो y के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल इक्वलिटी ऑफ सेट के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसेट ए इज, कोई सेट ए है, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ every element of A is contained in B, but every element of B may or may not be in A। मतलब कंडीशन 2 सेट ले रहे हैं। ए को हम बी का सबसेट कब बोलेंगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर चले जाएं। बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, बी के अंदर बी के एलिमेंट वापस ए में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो ए जो होगा, देन ए को हम बोलेंगे सबसेट। ठीक है, ए क्या कहलाएगा? सेट का छोटा पार्ट, सबसेट। और जो बी जो पार्ट होगा हमारे पास, बी इज कॉल्ड सुपरसेट। बी को हम क्या बोलेंगे? सुपरसेट बोलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं बी में एलिमेंट है हमारे पास 1 से लेके 10 तक, 7, 8, 9, 10। ए में एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो हमारे पास ए के एलिमेंट बी में जा रहे हैं, इसका मतलब होता है कंटेंड। जो सिंबल मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कंटेंड। ए के एलिमेंट बी के अंदर कंटेंड है, ए के एलिमेंट बी के अंदर जा रहे हैं। ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं हम कंटेंड इन। ए इज़ कंटेंड इन, किसके अंदर कंटेंड है। और अगर मैं इसको घुमा दूँ, इस सिंबल को ऐसे कर दिया मैंने, बी, इसका मतलब कंटेनिंग मतलब बी ए को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब हो जाएगा बी कंटेन कर रहा है ए को। इसका मतलब क्या है? ए बी के अंदर कंटेंड है। एक ही बात है दोनों में सेम, लेकिन सिंबल का फ़र्क हो गया। यहाँ बी जो है वो ए को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे ए बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये है हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट हो गया, सुपरसेट, ये सुपरसेट हो गया। अब आता है प्रॉपर सबसेट। थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये जो मैंने कंडीशन लिखी है लास्ट में, इस पर ये चीज़ डिसाइड करेगी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, मतलब प्रॉपर सबसेट है, ए जो है वो ए कोई सेट है, ए के एलिमेंट हमारे पास बी में जा रहे हैं, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सबसेट तो है वो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के एलिमेंट बी में जा रहे हैं। मैं प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रॉपर सबसेट तो होता है, यानी कि ए का हर एलिमेंट बी में जा रहा है, बट कंडीशन क्या है? इन सेट बी there is at least one element which doesn't belong to A, जो कि A को बिलोंग नहीं करता। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए B के अंदर जो A में ना हो। A के सारे एलिमेंट B में हैं, लेकिन B के एलिमेंट जो है वो A में नहीं है, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, A और B, पहली बात तो। ठीक है, तो देन A इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसमें ये कह रखा था कि B के एलिमेंट वापस A में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, किसके अंदर? सबसेट के अंदर। लेकिन प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होगा? ए के एलिमेंट बी में जाएंगे, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है, कम से कम मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको,
एक सेट ए है, उसके अंदर अगर n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर, n एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ए सेट के कितने सबसेट बनेंगे अगर n एलिमेंट है, वो बनेंगे 2 की पावर n, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ऑफ ए विच कंटेन n एलिमेंट 2 की पावर n-1। ये आपको ध्यान रखनी है दो बातें। नंबर ऑफ सबसेट, अगर ए सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट के अंदर, इस ए के सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर n, और ए के अंदर अगर n एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट के अंदर, प्रॉपर सबसेट है भाई यहाँ पे, प्रॉपर सबसेट के अंदर एलिमेंट की संख्या जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 2 की पावर n-1 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है ये, 2 की पावर n-1, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ बेस एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। जो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास सेट की, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। प्रत्येक सेट खुद का जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है, आप जानते हैं। और जो फाई होता है, वो फाई जो है वो हर सेट में बिलोंग करता है, फाई इज़ कंटेंड इन ए, मतलब जो हमारे पास फाई सेट होता है वो हर सेट में जो है वो क्या करता है, बिलोंग करता है। ये आपको एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आता है यूनिवर्सल सेट, और इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अभी हमने किया था एक सुपर सेट, ये कुछ उससे मिलता जुलता है। सुपर सेट जब डिस्कस किया था तो बात ये आई थी सबसेट और सुपर सेट, सबसे दो सेट हैं, उनमें सबसे उनमें छोटा सेट सबसेट कहलाता है, और बड़ा जो सेट होता है वो सुपर सेट कहलाता है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे हमें एक सेट यू दे रखा है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए ले लिया मैंने 2 3 5, बी ले लिया मैंने 1 4 7, और सी मैंने दे लिया 4 8 9। अब देखो ए के एलिमेंट यू में जा रहे हैं, ए इज़ कंटेंड इन यू, बी इज़ कंटेंड इन यू, सी इज़ कंटेंड इन यू। इसका मतलब ए के एलिमेंट यू में जा रहे हैं, बी के एलिमेंट यू में जा रहे हैं, सी के एलिमेंट यू में जा रहे हैं, तो इसका मतलब इन सब में जो यू है वो सुपर सेट है, ठीक है। ए का भी सुपर सेट है, बी का भी सुपर सेट है, सी का भी सुपर सेट है, और इन सब का क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट, ठीक है। जहाँ पे दो सेट की बात, कंपेरिजन की बात आती है, उसमें हम सुपर सेट यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास सेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उस सेट में सबसे बड़ा जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पावर सेट, प्रॉपर तो कर ही चुके हैं, पावर सेट ऑफ ए सेट, पावर सेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पावर सेट ऑफ ए सेट, कोई भी सेट है उसका हमें पावर सेट निकालना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, जो भी मतलब अगर मैं ए सेट का नोट कर रहा हूँ तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए, उस सेट ए के जितने भी सबसेट होंगे उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। पी बी लिखा हुआ मिले तो मतलब पावर सेट ऑफ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अभी मैंने बताया था अगर ए सेट में एन एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ ए यहाँ लिखेंगे इफ़ ए कंटेन्स n elements, then power set of A contains 2 की पावर n elements,
ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। मान लो आपके पास ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो आपसे पूछेगा हाउ मैनी एलिमेंट डज पी ऑफ ए हैव, पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे एन का मान 1 2 3, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 रख देंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 आएंगे, इसके पावर सेट 8 आएंगे। ठीक है, अब आएंगे कैसे, वो भी एक तरीका देख लो पावर सेट कैसे निकालते हैं। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 मान लिया, तो पी ऑफ ए पावर सेट जो है कलेक्शन होता है सबसेट्स का। ठीक है, सबसे पहला सबसेट, कोई भी सेट की बात आती है, सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट होता है। मैंने लिखा था ना 5 जो है वो हर सेट के अंदर होता है, ऑटोमेटिक होता है, तो 5 तो आपको लिख देना है, यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, अब 1 2 3 एलिमेंट है, तो एलिमेंट पहले चलेंगे सिंगलटन, मतलब सिंगल 1 सिंगल 2 सिंगल 3, मतलब जैसे सिंगल 1 सिंगल 2 और सिंगल 3। देखो 1 भी है इसके अंदर, 2 भी है, 3 भी है। उसके बाद पेयर में चलेंगे, कैसे 1 2 2 3 और 1 3 हो गया भाई पेयर में। पहले 5, उसके बाद सिंगल एलिमेंट हो गया, सिंगलटन 1 2 3, फिर पेयर में हो गई, और उसके बाद अगला जो सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा 3 का, 1 2 3। तो ये इनकी संख्या देख लो, 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पावर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट थे, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। लेकिन अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, अब आपसे पूछे इसके अंदर पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे और कौन से आएंगे। पहली बात तो ये समझ लो कि इस सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं। ये एक सिंगल एलिमेंट है, इसको पेयर मान रहा हूँ मैं, एक सिंगल पेयर, 1 और 1 2, तो इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर सेट के अंदर 2 की पावर 2 कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे, कहीं 8 नहीं आएंगे इसके अंदर, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई इस पूरी 1 2 को मैं सिंगल एलिमेंट मान रहा हूँ, क्योंकि पेयर में है एक एलिमेंट। ये अब यहाँ पे देखो, ये भी तो हमने एक एलिमेंट माना था, 1 2 सिंगल पेयर में था, ये 1 2, ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है। इसी प्रकार ये एक एलिमेंट है और साथ में क्या है 3, तो 2 एलिमेंट हो गए, तो 2 की पावर 2 4। अब आएंगे कौन से पावर सेट में 5, फिर उसके बाद ये पहला एलिमेंट 1 2, उसके बाद दूसरा एलिमेंट 3, ठीक है, और उसके बाद ये कंबाइन 1 2 3, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए इसके अंदर, 4 एलिमेंट हो गए। तो इस तरीके से आप लोग इसके अंदर सबसेट्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंटरवल्स ऑफ ए सेट। इंटरवल देखो, वैसे देखा जाए तो क्लोज इंटरवल हो सकता है आपका a, b, ओपन इंटरवल हो सकता है a b, सेमी ओपन, और हमारे पास क्या हो सकता है सेमी क्लोज्ड। ठीक है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ठीक है, मतलब यहाँ से तो क्लोज्ड हो, और यहाँ से ओपन, या यहाँ से ओपन यहाँ से क्लोज्ड। 4 टाइप के हमारे पास इंटरवल्स डिसाइड किए हुए हैं, ओपन क्लोज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ठीक है, अब छोटी सी बात है यहाँ पे, रियल नंबर पे अगर हम दिखाना चाहें इस चीज़ को, यहाँ पे कोई नंबर a है, यहाँ पे कोई नंबर b है, अगर मुझे इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये जो ब्रैकेट होती है क्लोज इंटरवल की होती है, ये जो है वो होती है ओपन की। क्लोज इंटरवल की बात है, इसका मतलब इसमें a और b के बीच की वैल्यू आएंगी, प्लस a और b भी खुद शामिल होंगे। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से a और b में लिखना चाहूँ, ये a ये b, तो इसके अंदर a से लेके ये a वाला पार्ट हो गया, और a से लेके b वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर कवर होंगे, प्लस a और b भी दोनों ही कवर होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल की बात है। ओपन इंटरवल में अगर मैं बनाना चाहूँ इस चीज़ को, यहाँ पे एलिमेंट a, यहाँ पे एलिमेंट b, तो ये a वाले जो है a और b, इसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट आएंगे वो इसके अंदर लाई करेंगे, इसके अंदर a और b जो है वो लाई नहीं करेंगे। क्लोज के अंदर a और b की वैल्यू भी आएगी, साथ में बीच वाली भी आएगी, ओपन के अंदर बीच वाली आएगी, जो ये बाउंड्री पॉइंट है वो नहीं आएंगे। अगर हमारे पास सेमी क्लोज्ड है, मतलब यहाँ से लेफ़्ट साइड से, ठीक है, लेफ़्ट साइड से क्लोज्ड है, इसका मतलब जैसे इसको ग्राफ में लिखना चाहें तो यहाँ पे वैल्यू a, यहाँ पे b, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास b आ रही है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा क्लोज, ये क्लोज कर दिया, और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो वैल्यू जो है वो इसमें a शामिल है लेकिन b शामिल नहीं करना है। इसमें a, अगले में देखो a शामिल नहीं करना, b को हम शामिल करेंगे, b को शामिल कर लिया लेकिन a शामिल नहीं होगा, इसके बीच की वैल्यू।
ठीक है, ये क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि x यहाँ पे इस ए बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब होगा x की वैल्यू जो है वो a और b के बीच में लाई करेगी और यहाँ पे इक्वल का सिंबल आएगा। अगर मैं कहूँ x बिलोंग टू ए बी, तो इसका मतलब x की वैल्यू a और b के बीच में लाई करेगी, लेकिन a और b इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, इक्वल का सिंबल नहीं आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि x बिलोंग टू सेमी क्लोज है a कोमा b, मतलब a पे तो इक्वल आएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, यहाँ से ओपन है तो b पे इक्वल नहीं आएगा। और अगर हमारे पास x बिलोंग टू ए बी सेमी ओपन में आ जाता है तो a पे तो इक्वल नहीं आएगा, लेकिन b पे क्लोज है, b पे इक्वल आएगा। तो ये है आपके पास इंटरवल्स। अब इसके ऊपर कुछ एक छोटे से एग्जांपल्स देख लेते हैं, पता चल जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जो मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ 3,5 सेट बिल्डर फॉर्म पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 4,6 सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको मैं लिखना चाहूँ ए सेट, इसको सेट की फॉर्म में a इज इक्वल टू एक्स सच दैट जो है हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 3 इसके अंदर शामिल नहीं होगा, 5 पे क्लोज है तो 5 इसके अंदर शामिल हो जाएगा। और इस सेट को मैं अगर b मान रहा हूँ तो x और x बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग टू कहाँ पे आएगा, रियल नंबर, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। और इसमें 4 पे क्लोज है, 4 शामिल हो जाएगा, लेकिन 6 शामिल नहीं होगा। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल। उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जहाँ पे हमारे इंटरवल की बात कर रहा हूँ। अगर y की वैल्यू किसी a से बड़ी है, y की वैल्यू किसी नंबर a से बड़ी है, या फिर y की वैल्यू किसी नंबर a से लेस है। जैसे मान लेते हैं यहाँ जो नंबर होता है वो -∞ होता है, यहाँ जो नंबर होता है ये इंटरवल हमारा -∞ से +∞ है, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट है a, ठीक है a। अब देखो दो बातें कह रखी हैं, वैल्यू a से बड़ी मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, वैल्यू a से छोटी मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर वैल्यू a से बड़ी है तो ये इंटरवल बनेगा आपका a से लेके इन्फिनिटी, और अगर यहाँ पे इक्वल लगा दिया तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यहाँ से ओपन रखना है, इन्फिनिटी शामिल नहीं करना। अगर y की वैल्यू a से छोटी है तो इंटरवल होगा आपका -∞ से a, तो ये भी आपको शामिल नहीं करना है, ओपन रखना है। और यहाँ पे इक्वल आएगा तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये दो टाइप के इंटरवल और एग्जिस्ट होते हैं हमारे पास रियल नंबर के ऊपर, क्योंकि रियल नंबर की लाइन -∞ से +∞ के बीच में लाई करती है, लेकिन इसके अंदर इन्फिनिटी को हमें शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कुछ और एग्जांपल लेके नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। थैंक यू।